स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फॉर स्टडी में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जाने वाले हैं क्लास 10th का जो लेक्चर नंबर 2 है, ये बायोलॉजी का है। ठीक है, और ये बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है। ये इससे पहले एक लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया जा चुका था, उसका लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग आराम से देख सकते हो। लेकिन फ़िलहाल हम ये देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, और पर पोषण के प्रकार का वर्णन करें। इससे पहले आपको पिछला वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जाकर आराम से देख सकते हो। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 है, आपको लेक्चर नंबर 1 पहले देखना है, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में एंट्री करना है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश पर पोषण के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पर पोषण पहला जो होता है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी मतलब मरा हुआ जीव में पोषण। ठीक है, मृत जीवी पोषण, मरा हुआ जीव में पोषण। तो देखिए, पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव मरे हुए जंतुओं और पौधे से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसे ही मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। तो देखिए, इसका कहने जैसे कि कवक, बैक्टीरिया इत्यादि, इसका कहने का मतलब हुआ ना कि जैसे पृथ्वी पर जीव बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वैसे जीव, सिंपल सा आप समझिए, इसको अभी आप कट कर लीजिए। ठीक है, तो वैसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए पेड़ पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कवक, जैसे कि आप लोग क्या बोले, जैसे कि मक्खी, एक मक्खी, जैसे कि हम लोग के घर में खस्सी काटता है, मुर्गी काटता है, तो वहाँ पे मक्खी आके बैठता है, तो वो मृत जंतु से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है ना। ठीक है, जैसे कि हम लोग घाव पे मक्खी वक्खी बैठता है, तो वो मृत से अपना अपना भोजन प्राप्त कर रहा है ना, तो इसीलिए वो मृत जीवी में वो चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप मृत जीवी आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए परजीवी क्या होता है। देखिए एक सेकेंड, अब देखिए परजीवी किसे कहते हैं। अब आसान होगा। परजीवी, देखिए पर पोषण की वैसी विधि, पर पोषण का मतलब आप लोग को हम पिछला वीडियो में बताए थे। ठीक है, पर पोषण का मतलब पिछला वीडियो में हम बताए थे कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है, दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे पर पोषण कहते हैं। ठीक है, तो पर पोषण में क्या है, देखिए 3 भागों में बांटा गया है। एक अभी मृतोपजीवी, मृतजीवी अभी आपको बताएं, फिर अब बताएंगे परजीवी किसे कहते हैं। तो पर पोषण की वह विधि, ठीक है, जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के साथ रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे आप लोग के बॉडी में भी ये है। ठीक है, परजीवी आप लोग के बॉडी में ही है। जैसे कि आपका मतलब क्या बोलते हैं, माथा, ठीक है, बाल जिसको बोलते हो, बाल में एक क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, भूल गए। बाल में जो क्या रहता है यार, ठीक है, मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। अरे यार, बाल में छोड़िए। परजीवी किस पोषण, पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के साथ रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे बाल में जो रहता है ना, वो मतलब कि जैसे ढीला, हाँ, जैसे ढीला आप लोग बोलते हो, तो ढीला रहता है, वह क्या करता है, हम लोग के ब्लड को पीता है, ब्लड को पीता है, और वो हम लोग के शरीर के साथ ही रहता है, और शरीर के साथ रहता है, हम लोग के शरीर से ही अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, तो वह परजीवी कहला जाएगा। ठीक है, वो हम लोग क्या कहला जाएगा, परजीवी। वो हम लोग के साथ ही हैं, और वो हम लोग के शरीर से ही अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, तो वो परजीवी कहलाएगा। ठीक है, अब लास्ट है प्राणिसम परपोषण किसे कहते हैं। प्राणिसम पोषण जो है, परपोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस पदार्थ, ठोस या तरल पदार्थ के रूप में जंतुओं के ग्रहण करने की विधि से करते हैं, जैसे प्राणी संपोषण। मतलब जो प्राणी है ना, वो पर पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन क्या है, ठोस व तरल पदार्थ के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि, मतलब जो जंतु जो भोजन ग्रहण करने की विधि को परपोषिक प्राणी संपोषण कहते हैं।
इसमें हम लोग आ जाएंगे, ठीक है, जो मतलब खाना खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं, ठीक है। जैसे कि खुद ही नहीं, मतलब कि जैसे कि धान हो गया, ठीक है, तो धान से जो भी होता है सब कुछ, धान हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब से हम लोग पाते हैं और उसको हम लोग बना के खाते हैं, खुद नहीं बनाते हैं, मतलब प्राकृतिक के रूप में रहता है और उसको हम लोग पूरा मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको हम लोग खाने लायक बनाते हैं, तो वो प्राणिसम परपोषण होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मेढक, अमीबा, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन सी है और उसके उत्पाद क्या है, ठीक है। स्वपोषण के लिए, तो स्वपोषी के लिए हरित लवक जो है वह स्वपोषी का मतलब पहले आप समझें, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषी के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन कौन सी है, उसके उत्पाद क्या है, मतलब कि स्वपोषी को किस क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है। तो स्वपोषी के लिए हरित लवक, जो सूर्य का प्रकाश, जो मतलब पेड़ पौधे में पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, इसका उत्पाद ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो मतलब स्वपोषण को अपना भोजन बनाने के लिए इतना चीज़ होना जरूरी है, जैसे कि पेड़ पौधा को इतना सारा चीज़ होना जरूरी है, तभी वो हमें गेहूँ या चावल, जो भी बोले, वो दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बताए थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें एस लगा हुआ हो और जो भी आई हो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। अमीबा का नाम अपने सुना ही होगा। एक छोटा सा रहता है जो मतलब कि अपने किसी भी शरीर के किसी भी अंग से अपना भोजन को ग्रहण कर लेता है और वो कहीं से भी भोजन को निकाल लेता है, ठीक है। तो अमीबा एकदम सूक्ष्म जीव है, तो उसके बारे में देखिए, अब हमको बताते हैं। अमीबा भोजन का ग्रहण शरीर के किसी भी स्थान से कर लेता है। अभी आपको बताया नहीं, ये छोटा जीव है और भोजन का ग्रहण किसी भी स्थान से कर लेता है एवं भोजन के चारों ओर घेर कर अपने कुटपादों से घेर लेता है, जो आपस में भोजन रसधानी बनाती है। भोजन को चारों ओर घेर लेता है और अपने कुटपादों से, और वो भोजन को क्या बनाते हैं, रसधानी बनाते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य का तो अलग प्रोसेस है, ठीक है, और रसधानी बनाते हैं। भोजन का पाचक एंजाइम द्वारा भोजन रसधानी में ही होता है, ठीक है। भोजन का पाचक एंजाइम द्वारा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब मनुष्य में और फिर मतलब अलग अलग जीवों में अलग अलग एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो भोजन का पाचन अमीबा में किसके द्वारा होता है, एंजाइम के द्वारा होता है, और एंजाइम द्वारा रसदान और पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव में पहुंच जाता है। कोशिका का मतलब हुआ जो हम लोग के पास जो ऊपर में रहता है, ठीक है, जिसको धमनी, जो मतलब धमनी क्या है, मतलब थोड़ा सा ऊपर रहता है। आप लोग धमनी किसे कहते हैं, जिसमें रड बहता है, ठीक है, उसके ऊपर रहता है, वो कोशिका द्रव में पहुंच जाता है, जहाँ ये सारे शरीर में पहुंचा देते हैं। कोशिका, हम लोग के शरीर में धमनी और सीरा सारा शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा शरीर में पहुंचाता है, और भी मतलब बहुत चीज़ मिल के हम लोग के शरीर में पहुंचाता है, लेकिन इसके शरीर में उतना सारा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा जीव है और इसका शरीर में भोजन कहीं से भी ग्रहण करता है, भोजन को अपने रसदानी से घेर लेता है और फिर अपना भोजन को क्या करता है, भोजन रसदानी में बनाती है, और ये अपना भोजन रसदानी में ही एंजाइम के द्वारा पचा लेता है और पचा हुआ भोजन को कोशिका द्रव से पूरे शरीर में फैला देता है, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले जाने, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये होता है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण, तो जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, तो उस मूलभूत प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जिस प्रकार से पेड़ पौधा, जैसे कि आम जिस प्रकार से अपना भोजन तैयार करता है, सूरज का प्रकाश, जल, ये सब लेके, तो वही सारा प्रोसेस को ये प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन सा प्रक्रम का मतलब होता है, प्रोसेस, ठीक है। प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस,
आप लोग ध्यान से आप लोग समझने की थोड़े से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस पे लिखा नहीं पाता है उतना बड़ा, ठीक है, ये छोटा फ़ोन है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन से प्रक्रम आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित का मतलब नीचे वो लिखा हुआ जो प्रक्रम है वो आवश्यक है। तो सबसे पहला जो है वह क्लोरोफिल द्वारा, क्लोरोफिल याद रखिएगा, ठीक है, पहला जो है क्लोरोफिल द्वारा सूर्य का प्रकाश का अवशोषण। तो प्रकाश का अवशोषण किसके द्वारा होता है? क्लोरोफिल के द्वारा होता है, ठीक है। और दूसरा है प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर जल के अणु का H2 और O2 में विघटन। मतलब कि प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया और जल के अणु को H2 और O2 में विघटन का मतलब तोड़ दिया, ठीक है, छोटा छोटा पार्ट्स में। अब देखिए तीसरा जो है हम लोग के पास है CO2 से अवकरण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। मतलब CO2 जो लिया है उससे क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा। और ये सारा प्रोसेस मिल के प्रकाश संश्लेषण को बनाता है। और प्रकाश संश्लेषण के साथ और भी बहुत सारा प्रोसेस मिलकर एक पेड़ पौधा को जितना ज़रूरत होता है उतना पूरा करता है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप लोग को देखिए हम बता देते हैं, फिजिक्स का आपका 2 चैप्टर ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और हिंदी का ऑब्जेक्टिव का शायद 3-4 लेक्चर अपलोड किया गया है, ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है। और सोशल साइंस का शायद वो भी 3-4 लेक्चर ही अपलोड किया गया है। फिलहाल अभी का संस्कृत और आपका केमिस्ट्री बंद है। इंग्लिश भी आपका स्टार्ट ही हो चुका है, ठीक है। इंग्लिश का भी फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन दिया गया था, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा। इंग्लिश का भी अभी तैयारी करवाया जाएगा धीरे धीरे। अभी हम लोग ये बायो का एक चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं, ये बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे हम। बहुत जल्द आप लोग को ख़त्म पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और जिससे आप 2 महीना अच्छा से रिवीजन करके अपना अपना बेसिक लेवल को हाई लेवल में कन्वर्ट कर सकते हो और अपना इम्प्रेशन को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब आप लोग के पास बहुत अब कम टाइम है, ठीक है, रिजल्ट भी अब आने वाला है। तो देखिए आप लोग रिजल्ट के भरोसे मत रहिए, आप लोग आगे का तैयारी कीजिए, ठीक है। जो आज जिसका आने वाला है वो तो रहेगा, आप जिसका अभी आप लोग को अभी पढ़ने की ज़रूरत है, आप लोग अभी प्रिपरेशन पे अभी ध्यान दीजिए, ठीक है। क्लास 12 का हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसका नया दूसरा चैनल रहेगा, ठीक है। उसका चैनल अभी बना नहीं है लेकिन वो जल्द ही अब बनने वाला है, उसका काम अभी चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी आप लोग को बहुत ज़्यादा लोड नहीं देंगे, इसलिए आपसे थोड़ा सा एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा जो भी लेक्चर रहेगा उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF चला जाएगा, लव फॉर स्टडी आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में। तो या तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके लिखिएगा, या फिर आप वीडियो के साथ ही अगर जो आप वीडियो को पॉज करके रोक के अगर जो वीडियो को रोक के आप लिखिएगा तो आप लोग के लिए और भी बेहतर रहेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये मेरा लेक्चर बहुत शॉर्ट रहता है, छोटा रहता है, देखे भी होंगे आप लोग 18 से 20 मिनट तक का रहता है, मिनिमम रहता है, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पूरा लिखने की कोशिश कीजिए, आप लोग का अलग नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो हाथ से लिखा हुआ राइटिंग रहता है ना वो बहुत ही मस्त रहता है, ठीक है। इसलिए देखिए मेरा भी ये हाथ से लिखा हुआ है, इसलिए आज आप लोग को हम बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरा जितना भी होता है हम उतना आपको बताते हैं, बाकी आप क्या कीजिए और क्या नहीं कीजिएगा वो तो आप पे डिपेंड करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के आवश्यक पदार्थ को लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या पदार्थ आवश्यक रहता है, और यहाँ पे देखिए क्या था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये क्या हो गया यार, यहाँ पे देखिए क्या था कि प्रकाश संश्लेषण कौन कौन सा प्रक्रम आवश्यक है, क्या क्या प्रोसेस आवश्यक है। तो सूर्य का प्रकाश था, उसको ये सब में कन्वर्ट करके तोड़ दिया और CO2 को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ दिया, निर्माण किया, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, लिखना भूल गए लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये 2023 में आया था,
ठीक है, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के आवश्यक पदार्थ को लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के आवश्यक पदार्थ निम्नलिखित नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रकार पर्णहरित व क्लोरोफिल। पर्णहरित यह पत्ती में पाया जाता है, और क्लोरोफिल यह पत्ती में ही पाया जाता है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज का प्रकाश, मतलब कि अगर जो बोले तो इतना सारा अगर जो मिल जाएगा तो एक पत्ती अपना भोजन स्वयं ही बना लेगा। ठीक है, और देखिए कितना क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, बस थोड़ा सा ही है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए एकदम हम बहुत मेहनत से आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग भी प्लीज़ इस मेहनत को बेकार मत जाने देना, वेस्ट मत होने देना। बस पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है? ठीक है, पत्ती से ही प्रकाश का संश्लेषण होता है, और पत्ती को ही प्रकाश का संश्लेषण होता है, इसलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अब उसका क्यों कहा जाता है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट ये जो है पत्ती में ही पाया जाता है, इसी में ही होता है। ठीक है, जो सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को जमा करता है, संचित करता है, मतलब जो भी सूर्य का प्रकाश आता है वह क्लोरोप्लास्ट जो है अपने में रखता है, जमा करके रखता है, तथा क्लोरोप्लास्ट ज़्यादातर पौधे की पत्तियों में ही पाया जाता है। ठीक है, इससे जाहिर सी बात है कि प्रकाश संश्लेषण जो होगा वह पत्ती में होता है, और पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वह क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो सूर्य की ऊर्जा को जमा करके रखता है, तथा क्लोरोप्लास्ट जो है ना वह ज़्यादातर पत्तियों में ही पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या कीजिएगा ना, इसको थोड़ा सा नोट करने का टाइम कोशिश कीजिएगा, तो आप लोग को याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे में कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे में जो कच्ची सामग्री जो होता है, जिसको कच्चा माल बोलते हो, ठीक है, वो कहाँ से आता है पौधा में? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 को वायुमंडल से, मतलब पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए उसमें CO2 ज़रूरत होता है, तो CO2 उसको वायुमंडल से मिल जाता है, और जल मिट्टी से प्राप्त होता है। ठीक है, और जल को मिट्टी से प्राप्त होता है, मतलब कि मिट्टी से जल प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो कच्ची सामग्री को प्राप्त करता है। और ये एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। देखिए क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई क्यों कहा जाता है? क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई क्यों कहा जाता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल क्लोरोफिल में ही उपस्थित होती है। इससे जाहिर सी बात है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल किस में होता है? क्लोरोफिल में होता है, एवं सभी पौधा जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उनमें पाए जाने वाले क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश में मौजूद होते हैं। देखिए आप लोगों को ये लंबा दिख रहा होगा, लेकिन अगर जो आप समझिएगा ना तो ये दो से तीन लाइन में अगर जो आप लोग से लिखा सकता है। ठीक है, बस आप लोग को थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादातर पौधों का ये तो पत्ती में ही उपस्थित होता है, यहाँ तक तो आप लोग जानते ही होंगे। एवं सभी पौधा जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें पाए जाने वाले क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश में मौजूद और ऊर्जा को पकड़कर उसके रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। एकदम डिट्टो पिछला क्वेश्चन के जैसा मैच हो रहा है। ठीक है, अतः क्लोरोफिल ही अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषी क्लोरोफिल जो है अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर बस यहीं तक रहा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाला सबसे पहला वीडियो आप तक पहुँचे, और आपका क्लास 10th का तैयारी एकदम 0 लेवल से हीरो लेवल तक हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।